नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव से जुड़ी हर खबर को संजय हुए हमारी विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। पहले चरण के लिए मतदान को लेकर चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। एक तरफ जहां भाजपा अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी असम में मोर्चा संभाले थे। चुनाव आयोग भी इन 5 राज्यों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए कार्यवाही कर रहा है। इन सब खबरों पर हम अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे और साथ ही असम और बंगाल से हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी पेश करेंगे। पर सबसे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ पर ममता सरकार कर रही है वोट बैंक की राजनीति। कहा, ममता राज में सिर्फ और सिर्फ राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है, विकास नहीं। भाजपा ने कहा, पश्चिम बंगाल में है भय का वातावरण। चुनाव आयोग से की शिकायत। कहा, लोग कोलकाता पुलिस कमिश्नर को तत्काल हटाया जाए और राज्य में केंद्रीय पुलिस बल की हो तैनाती। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए नामांकन दाखिल करने की आज समय सीमा खत्म। दूसरे चरण के तहत 56 सीटों के लिए 17 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। तमिलनाडु में चुनाव आयोग के निर्देश। मजदूरों को कैश की बजाय केवल बैंक और सरकारी कर्मचारियों के द्वारा होगा मनरेगा में मिलने वाली राशि का भुगतान। और आइए पहले रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। टीएमसी नेताओं पर स्टिंग को लेकर बंगाल की राजनीति उबाल पर है। इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने मांग की कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाए। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गपुर की चुनावी रैली में ममता सरकार को शारदा और नारद कांड में कटघरे में खड़ा किया था। कोलकाता पहुंचे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ममता सरकार के इस मामले में जमकर खिंचाई की। आपको लगता है, भरोसा है आपके लोग जो निर्दोष है, तो इसकी तुरंत सीबीआई जांच के आदेश आप दे दीजिए। मॉरल ग्राउंड पर ममता दीदी ने ये सारे के सारे करप्ट लोगों की फौज को अपनी पार्टी से निकाल बाहर करना है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग कर बीजेपी नेता को फंसाने की साजिश का आरोप भी टीएमसी सरकार पर लगाया। राज्य सरकार खोजी पुलिस भेजकर स्ट्रिंग कराए। हमारे नेता राहुल सिन्हा को फंसाने का प्रयास कर दिया। पुलिस कमिश्नर का सीधा रोल है इसके अंदर। और मैं मांग करता हूं भारत के चुनाव आयोग से कि सारे जो लिप्त नारदा कांड में दिखाई पड़ने वाले पुलिस और स्ट्रिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व पुलिसों को तत्काल असर से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, इसलिए बदलना चाहिए। शाह ने ममता सरकार पर उद्योगों को खत्म करने का आरोप भी लगाया और कहा कि राज्य में निवेश के प्रयास के ममता सरकार के दावे खोखले हैं। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और असम विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आने के साथ ही राज्य में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। असम को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। इस गढ़ को बचाने के लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी से मिल रही चुनौती की गंभीरता को समझते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज असम के कार्बी आंगलोंग, करीमगंज और कचार जिले में रैलियों को संबोधित किया। इन रैलियों के दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और गोगोई सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से वोट मांगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 15 साल पहले असम की क्या हालत थी। डर का माहौल था, खून बह रहा था, आंसू बह रहे थे, दुख था, दर्द था। और आज 15 साल बाद अगर कांग्रेस पार्टी ने एक काम किया हो, सबसे बड़ा काम असम में शांति लाने का काम किया। राज्य में युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए भी राहुल ने गोगोई सरकार की जमकर तारीफ की। अब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए, 4 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिया, आमदनी 12,000 रुपए से 50,000 रुपए की कर दी। राहुल के बाद पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी भी चुनाव प्रचार में उतरेंगी और 30 मार्च को राज्य में रैलियां करेंगी। असम में पहले चरण की 65 सीटों के लिए 4 अप्रैल को मतदान होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
और जनादेश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता मंजीत ठाकुर और असम से विक्रमजीत सिंह की अप्रवासी मजदूरों पर ग्राउंड रिपोर्ट। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। आइए ही मैडम, क्या दिखाऊं आपको? पहले बताइए, आप BIS सर्टिफाइड ज्वेलर हैं? क्या जी? आपकी ज्वेलरी पर BIS और हॉलमार्क का निशान है? हैं? आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है? आप जासूस है क्या मैडम? जी नहीं, एक जागरूक ग्राहक। आप भी जागरूक ग्राहक बनिए। ज्वेलरी की खरीदारी करते समय ये सब जरूर जांच लें। जागो ग्राहक जागो। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। और जनादेश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसी भी उद्योग धंधों को चलाने में प्रवासी मजदूरों का काफी योगदान रहता है। देश गांव के उजड़कर रोजगार की तलाश में भटकते इन मजदूरों के एक बड़े तबके को मूलभूत सहूलियतों तक नहीं मिल पाती हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से ये खास रिपोर्ट। क्या लिखा हुआ है यार? कोलकाता के बीचों बीच पॉश कॉलोनी में एक झुग्गी है, HP दत्ता लेन में। बस्ती की महिला से पूछने पर कहती है कि नल में दोनों वक्त पानी नहीं आता, बाकी कोई समस्या नहीं है। कलकतिया सपने में ऐसी अंधेरी बस्तियां बुरे सपने जैसी हैं, जहां दूसरे जिलों और सूबे से आए मजदूर रहते हैं। 3 बच्चा है, 3 बेटी है मेरा, तो ड्राइवरी करते हैं, प्लस पढ़ाते लिखाते हैं। उन लोग को होता है तो पढ़ाते लिखाते हैं, एडमिशन करवाते हैं, नहीं तो नहीं होता तो नहीं करवाते। पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों की संख्या करीब 97 लाख है। यहाँ की कुल आबादी का 7% हिस्सा इन्हीं बाहरी मजदूरों का है। पूरे देश के कुल प्रवासी मजदूरों में से 11% बंगाल में है। बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा, छत्तीसगढ़ से आए मजदूर कोलकाता और आसपास के उद्योगों में काम करने आए थे, लेकिन बंद होते उद्योगों ने सबको दिहाड़ी मजदूर बना दिया है। गांव में हमारा मैंने कमाई कुछ नहीं होता, गांव में तो काम तो नहीं है बराबर। मैंने काम हो तो मैंने मिट्टी कुड़ना मैंने वो काम है। इन मजदूरों को PDS में कुछ मिलता नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर सिफर है। भाषा की समस्या से बच्चों के स्कूल जाने की समस्या है, लेकिन सियासत है
कि जड़ों से उखड़कर आया कोई मजदूर नेताओं के खिलाफ कुछ बोलने को राजी नहीं है, लेकिन बच्चों को सियासत का क्या पता, वे तो बोल ही देते हैं। এদিকে যেদিকে সেদিকে ফেলে রেখে দেয় আর নোংরা চারিদিকটা নোংরা থাকে, ওই জন্য মশা টোসা সব আসে, এসে অনেক মানে রোগ টোগ হয়ে যায়, ওই কারণে ওইটাই আমাদের প্রবলেম। तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में लाने की कोशिशों के दौरान ममता बनर्जी ने वादा किया था कि वह सभी मजदूरों को ग्रीन कार्ड देंगी, लेकिन जानकार इस ग्रीन कार्ड की औचित्य पर ही सवाल खड़े करते हैं। इंडियन सिटीजन को इंडिया पश्चिम बंगाल आके काम करने के लिए ग्रीन कार्ड का जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज एश्योरिंग अस दैट फैक्ट। और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, उसको ग्रीन कार्ड का हक नहीं है। पश्चिम बंगाल की सियासत ही कुछ ऐसी है कि हर उठने वाली आवाजें दबा दी जाती हैं। जाहिर है ऐसे में कमजोर और वंचित आर्थिक तबके के मजदूर अपनी बातों में यही कहेंगे कि कोई समस्या नहीं है। अपनी जड़ों से उखड़कर रोजी रोटी की तलाश में कोलकाता आए इन लोगों से पूछिए तो कहते हैं कोई समस्या नहीं है। इस बस्ती में दोनों वक्त पानी आ जाए तो फिर कोई समस्या नहीं है। गंदी बस्ती में थोड़ी सफाई हो जाए तो फिर कोई समस्या नहीं है। समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि कोलकाता सिटी ऑफ जॉय है, आनंद और उत्साह का शहर है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोलकाता को कभी लेनिनग्राद तो कभी लंदन बनाने के सपनों के 10% को भी अगर इधर अमल किया जाता तो सच में कोई समस्या नहीं होती। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज़, कोलकाता। और आइए रुक करते हैं अपने संवाददाता मंजीत ठाकुर का, जो इस समय कोलकाता में मौजूद है। मंजीत, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी और रिपोर्ट में जिस तरह से दिखाया गया किस बुरी हालत में, अमानवीय स्थितियों में ये तमाम प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात जो सत्ता में रही हैं पश्चिम बंगाल में जो पार्टियां, वो असंगठित मजदूरों के हक और हुकूक की लड़ाई की ही बात करती रही हैं। फिर आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूर आज भी इन बुरी स्थिति में रह रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो राजनीति है उसमें वोट बैंक का बड़ा महत्व होता है, खास करके पश्चिम बंगाल की बात की जाए ऋतु। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो वोट बैंक है वो ये असंगठित क्षेत्र का मजदूर नहीं है, चाहे वो आसनसोल के कोयलांचल में काम कर रहा हो या फिर कोलकाता में जो जूट मिल्स में काम करने आया हो। 77 के बाद से लगातार यहाँ उद्योगों का जिस तरह से क्षरण हुआ है, जिस तरह से उद्योग बंद हुए हैं, लोग दिहाड़ी मजदूरों में तब्दील हो गए हैं, रिक्शे वालों में तब्दील हो गए हैं और उनकी जो मजदूरी है वो ड्राइवर्स में तब्दील हो गए हैं। लेकिन उनकी जो एक संगठित मजदूर को जो अधिकार मिलते हैं वो अधिकार इनको हासिल नहीं हुए। जाहिर है इसके पीछे सियासत है और इसमें पिछले 40 साल तक ये स्थिति बनी रही है। तो ये अगर 2011 के वक्त में जब ममता बनर्जी इलेक्शन जीत के आई, उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड दिया जाएगा हर अप्रवासी जो मजदूर है उसको, जो वर्कर है उसको। लेकिन बात यही है कि संविधान में अगर किसी भारतीय दूसरे राज्य का आदमी या दूसरे जिले का आदमी, बांकुड़ा या किसी और पुरुलिया का आदमी अगर कोलकाता में अगर काम करे तो उसको ग्रीन कार्ड की ज़रूरत क्या है? और अगर जो घुसपैठिए हैं उनको ग्रीन कार्ड देने या हासिल करने का कोई हक नहीं है, जैसा कि जानकार बता रहे थे। तो निश्चित रूप से ये कहना ज़रूर यहाँ पर बनता है कि पीडीएस का जो चावल है या गेहूं है वो उनको नहीं मिलता, जो सफाई है उनकी बस्ती में वो नहीं होती, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। तो ये स्थिति इन मजदूरों की है। ऋतु। बिल्कुल मंजीत, और हम आपसे बात और करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं जनादेश में, देखते हैं और क्या खबरें हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अब तो अपने गांव में संपर्क सड़क के किनारे वृक्षारोपण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। हाँ, मगर देखो, सड़क के दोनों तरफ छायादार पेड़ होने से हरियाली बढ़ती है, साथ ही सड़क के किनारों पर टूट फूट भी नहीं होती। पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ जो लेती हैं। सड़क किनारे पेड़ों से किनारों पर मजबूती है, हरियाली संग लाई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव-गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। मैं अमिताभ बच्चन
आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। बात असम के चाय बागानों के मजदूरों की। रोजगार के लिए ब्रिटिश काल में ही असम की चाय बागानों में मजदूर यूपी बिहार से गए। साल बीतते चले गए, मजदूर असम में बस भी गए, लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज तक भी जब कभी भी चाय बागानों के मजदूरों की बात होती है तो सब बातें ही होती हैं, कोई ईमानदार कोशिश नहीं। राज्य में चुनाव है और फिर एक बार बागान मजदूरों की बात उठी है। यह है बारिश के बीच असम के चाय बागानों में काम करती महिलाएं। बारिश में भी खुले आसमान के नीचे काम करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो दिहाड़ी नहीं मिलेगी और फिर घर कैसे चलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे ये मजदूर आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष के बीच इन महिलाओं के सामने बच्चों को पढ़ा पाना बेहद मुश्किल है। समस्या तो बहुत सारे हैं, बताते बताते खत्म ही हो नहीं पाएगा। ऐसे समस्या है हमारी रहने का, खाने का, पीने का, मतलब जिस हिसाब से एक मतलब परिवार चलना चाहिए उस हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग का है कि हम लोग का जो डेली काम मजदूरी करता है ना, उनका जो दिन का जो हजरा बोलता है हम लोग का मजदूरी होता है ना, तो वो जो मिलता है हम लोग को बहुत कम मिलता है। असम के चुनाव में चाय मजदूर वोट बैंक के रूप में देखे जाते हैं। ऐसे में नेताओं की तरफ से बेहतर जिंदगी के बड़े बड़े वायदे भी होते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बदलते दौर के साथ अब ये मजदूर भी अपने हक को जानने समझने लगे हैं। आज हो सकता है कि टी इंडस्ट्री फाइनेंशियली थोड़ा क्राइसिस में रहा हो, लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले तक बहुत प्रॉस्पेरस इंडस्ट्री था ये। लेकिन उस प्रॉस्पेरिटी का जो रिटर्न जो ट्राइबल्स को मिलना चाहिए था, आदिवासियों को मिलना चाहिए था, वो कहीं से नहीं मिला। एक अनुमान के मुताबिक असम में 35 लाख से ज्यादा चाय बागान मजदूर हैं। पक्के घर, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सुविधा का ये अभाव झेल रहे हैं। जानकारों की माने तो उनकी मांगे बहुत बड़ी नहीं हैं, लेकिन पूरी कैसे हो कि अड़चन है। ये चाहते हैं कि इनको सिविक फैसिलिटीज मिले, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल मिले, गार्डन्स में जो लेबर लॉज हैं उसको इफेक्टिवली ये किया जाए कि इनको बिजली, पानी और जो खाने का स्वस्थ भोजन का जो फैसिलिटी देना है ये सब दिया जाए। तो डिमांड बहुत बड़े डिमांड नहीं है इनके, लेकिन सवाल है कि वो अब एक कहा जाता है कि टी गार्डन को ये सब फैसिलिटीज देनी है, हेल्थ फैसिलिटीज देना है, तो गार्डन को बाईलॉज है कि गार्डन ऑनर विल प्रोवाइड। तो इन दोनों के झगड़े में कि गार्डन विल प्रोवाइड, इसके बीच में भी बहुत सफर किए हैं ट्राइब कम्युनिटीज। सालों से इनसे किए जा रहे वादों के बीच असम में फिर एक बार चुनाव है। अब की बार ऊंट किस करवट बैठता है ये बता पाना बेहद मुश्किल है। कड़ी धूप हो या तेज बारिश, ये चाय बागान मजदूर ऐसे ही काम करते हुए चाय बागानों में नजर आएंगे, क्योंकि अगर दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेगा।
मूलभूत सुविधाओं से वंचित इन मजदूरों ने अभी भी आस नहीं छोड़ी है, लेकिन अब इनको आंच बंधाने वाले नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसी आस के बल पर उन्होंने सालों से इनका वोट लिया है। इस बार इनका मन है कि इनका वोट उसी को जाएगा जो इन्हें मूलभूत सुविधाएं देगा। कैमरामैन अच्युतानंद साहू के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, असम। असम विधानसभा चुनाव में तमाम मुद्दों के बीच प्रवासी मजदूरों का मसला भी बेहद अहम है। बिहार और पूर्वांचल के इलाकों से बड़ी तादाद में आने वाले प्रवासियों के लिए असम रोजी रोटी कमाने का एक बड़ा जरिया था, लेकिन इन मजदूरों को अवैध घुसपैठ के जरिए आए मजदूरों की वजह से छोटे मंझोले रोजगार से भी हाथ धोना पड़ा। क्या है इन मजदूरों की समस्या, जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता विक्रमजीत ने। गुवाहाटी में काम करते ये प्रवासी मजदूर हैं। अपने घरों से दूर ये रोजी रोटी की तलाश में यहाँ हैं। 90 के दशक में बिहार और उत्तर पूर्व से बड़ी संख्या में लोग यहाँ मजदूरी की तलाश में पहुंचे, लेकिन 2003 और 2004 के बीच उल्फा गतिविधियों के चलते एक बार ये गए तो फिर वापस नहीं आए। आए भी तो काफी कम संख्या में, जिसके चलते मजदूरी, रिक्शा, ठेला और दिहाड़ी कामगारों की कमी हो गई। दो तरह के माइग्रेंट लेबर आते हैं। एक तो वो हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे बड़े पैमाने पर ईंट के भट्टे लगते हैं, तो उसके लिए बाकायदा लोग जाते हैं ठेकेदार, और वहाँ से बड़ी संख्या में लेबर लेकर आते हैं। रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के लिए जब स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो बड़े पैमाने पर उधर से लेबर लाए जाते हैं। और एक लेबर हैं जो आए तो थे यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे यहीं पर सेटल हो गए। ऐसे में अवैध घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी मजदूरों ने इनकी जगह ले ली। कम मजदूरी लेने के चलते तमाम मजदूरी और दिहाड़ी वाले कामों में इन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया। वर्क फोर्स जो था, वो जो माइग्रेंट वर्कर्स का वर्क फोर्स था, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो अब उस तरह की वैकेंसीज खत्म होती गई। रिक्शा पुलर्स थे, तो जब इस तरह का वैकेंसी क्रिएट हुआ, वैक्यूम टाइप का सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो धीरे धीरे वो घुसते गए उस सर्कल में भी। तो आज की तारीख में आप जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कहीं कोई जॉब आपको अवेलेबल नहीं है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। जानकारों की माने तो जो लोग बांग्लादेश से आते हैं वो राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र बनाने की फिराक में रहते हैं, जो डी वोटर विवाद के रूप में सामने आया है। वाजपेयी सरकार ने इन बांग्लादेशियों को वर्क परमिट देने पर विचार किया था, पर मामला अधर में रह गया। असम में फिर चुनाव हैं, ऐसे में तमाम असम के लोगों की निगाहें इस पर हैं कि नई बनने वाली सरकार क्या इस मामले को सुलझा पाएगी। विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, असम, डीडी न्यूज। और गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह। विक्रम, मजदूर वर्ग जो है एक बड़ा वर्ग है और वोट बैंक भी रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों का। लंबे लंबे वादे होते रहे हैं। चाय बागान मजदूरों का संघर्ष लंबा रहा है। तकरीबन छोटी बड़ी जनजातियां मिलाकर 30 जनजातियां हैं, जिन्हें चाय जनजातियां कहा जाता है। क्या वजह रही है कि इतने सालों में भी सरकार उनके लिए कोई ठोस नीति या कोई उस तरह का काम नहीं कर पाई जो उनको राहत पहुंचाए? देखिए, एक बहुत पुराना एक्ट है, टी प्लांटेशन एक्ट, जो 1951 का है। उसमें तमाम जो सुविधाएं थी टी प्लांटेशन जो मजदूर हैं उनको देने की इसमें व्यवस्था की गई थी इस एक्ट के दौरान। लेकिन 1951 के बाद जो है अब 216 है, लेकिन वो जो एक्ट है अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। दिहाड़ी की समस्या है, तो तमाम जो चीज़ें हैं, दिहाड़ी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है और स्वास्थ्य की समस्या है। लेकिन ये तमाम समस्याओं के बावजूद जो है जो माना जाता है इसके पीछे कि वोट बैंक, और क्योंकि अगर शिक्षित हो जाएंगे तो समझ आ जाएगी तो खुद से समझने लगेंगे किसको वोट देना है, कहाँ वोट देना है, सोच समझकर वोट देना है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको जो पीछे रखा गया उसकी वजह से जो है इनका बहुत ज़्यादा उत्थान नहीं हो पाया। लेकिन जो लोग इस वर्ग से निकल कर बाहर निकले, थोड़ी शिक्षा प्राप्त की, जो थोड़ा जान पाए चीज़ों को, उन्होंने वापस जब आकर अपनी कम्युनिटी को बताया, चीज़ें जागरूक की, लोगों को बताया अपनी कम्युनिटी को किस प्रकार से हमारे हक हैं कि जो हमें मिलने चाहिए। तो तमाम चीज़ों की वजह से धीरे धीरे जो है इनमें जो है जानने विक्रम, सबसे बड़ी बात है लेकिन अगर चाय बागान मजदूरों की बात हो या फिर अवैध घुसपैठ, ये कितना बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बन रहा है जनता के लिहाज से?
जी स्वाभाविक है, जो अवैध घुसपैठ का मुद्दा है वो असम में बहुत बड़ा मुद्दा है। असम जो आम यहाँ का जो मूल निवासी है, असमिया है, वो जानता है कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ आती है वो यहाँ आकर रह लेती है और यहाँ पर फिर काम करते हैं और कहीं ना कहीं पर वो अपने आप को यहाँ के स्थायी निवासी मानने लगते हैं। तो जिसकी वजह से जो है असमिया जो लोग हैं उनके आइडेंटिटी क्राइसिस का मुद्दा आ गया है। तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से ये तमाम इशू लगातार बांग्लादेशी मुद्दा जो है IMDT 2006 में जब एक्ट को खत्म किया गया तो उसके बाद जो है बहुत बड़ा विवाद हुआ। उसके बाद 2012 में NRC लाया गया, उसको वो बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। बिल्कुल विक्रम, वजह से जो ये वो है मुद्दे हैं जो जनता के लिहाज से बड़े हैं। देखना ये होगा कि राजनीतिक पार्टियां अगर इनकी जरा भी अनदेखी करती हैं तो उसका खामियाजा इस चुनाव में उन पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। आइए और एक नजर डालते हैं अभी तक की चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नया ग्राम में एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी पर चिटफंड घोटाले के दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। अमित शाह ने ममता को घूसकांड के आरोपी नेताओं को पार्टी से बाहर करने की भी चुनौती दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के सिलचर और कार्बी आंगलांग जिले में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि गोगोई सरकार ने असम में शांति लाने का कायम किया। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के नामांकन की समय सीमा आज समाप्त हो गई। दूसरे दौर में राज्य की 56 सीटों पर 17 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा की घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी ने आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर कोलकाता में पुलिस आयुक्त को हटाने और भयमुक्त चुनाव के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। इसी कड़ी में आज आसनसोल में भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने जिले में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया। आसनसोल में 11 अप्रैल को चुनाव होना है। असम के तिनसुकिया जिले के 3 मतदान केंद्रों का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इन मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारी से लेकर सुरक्षा कर्मी तक सिर्फ महिलाएं ही होंगी। पुडुचेरी में 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सभी तरह के पेड न्यूज को बंद करने का निर्देश दिया है। इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेट और मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा स्थानीय अखबारों और पत्रिकाओं को स्कैन किया जाएगा ताकि मानदंडों का उल्लंघन न हो। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की क्लिम्पोंग विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक हरका बहादुर छेत्री को समर्थन देने का फैसला किया है। छेत्री ने हाल ही में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अब मतदाता रंगीन वोटर ID कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग और SBI ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इच्छुक मतदाता केवल 42 रुपए अदा कर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर रंगीन मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। DMK गठबंधन के 2 सहयोगी दलों PPA और TNWFP को विधानसभा चुनाव में एक-एक सीट देने पर तैयार हो गई है। दोनों ही पार्टियां DMK के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी। तो आज आपने देखा हमारे दोनों ही रिपोर्टरों की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल से और असम से। मंजीत, पश्चिम बंगाल से आपका और गुवाहाटी से विक्रमजीत आपका, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत इन दोनों रिपोर्टों के लिए। और जनादेश के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।